गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक लोकतांत्रिक राजनीति, जो आपकी किताब है उसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अब हमने पढ़ लिया था, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। उसमें हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था, अर्थ लोकतंत्र का, परिभाषा, विशेषताएं, पक्ष विपक्ष में तर्क भी दिए थे और कई उदाहरण भी हमने देखे थे कि किस तरह की सरकार को हम लोकतंत्र कहेंगे, कौन सी सरकार को हम लोकतंत्र या गैर लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। ये सब हमने जो है पहले पार्ट में जान लिया। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है उसके लिए जो आवश्यक है संविधान। अगर संविधान ना हो तो जो सरकार होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, वो अपनी मनमर्जी करती है, कोई नियम कानून उनके नहीं होते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के जो नियम है, कानून है, वो क्या कहलाते हैं, संविधान। उन वे संविधान में लिखे हुए होते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है संविधान का होना आवश्यक है। तो देखो इस पार्ट में हम जो है दूसरा अध्याय है ये अपना पार्ट 2, इसमें जो है हम संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे। इसमें हम संविधान के बारे में कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान क्यों बनाया जाता है, कैसे बनता है और कैसा संविधान होना चाहिए, कौन सा संविधान अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है। इस तरह की सारी चीज़ें इस पार्ट में हम जानेंगे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में हमने देख लिया। अब परिचय देखो थोड़ा, देखो संविधान का परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। क्यों नहीं है आजाद, हमने उसमें देखा था कि आजाद नहीं है क्योंकि वो संविधान के अनुसार कार्य करना होता है, वो अपनी मनमानी या मनमर्जी नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम का पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लो। किताब है तो किताब खोल के बैठो सभी अपनी, जिसके भी पास किताब है किताब खोल के बैठो, और जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहाँ आप भी अंडरलाइन करो, ठीक है। तो देखो लोकतांत्रिक तंत्र हमने पढ़ा था, उस शासन व्यवस्था में हमने देखा है कि जो है न तो नागरिक अपनी मनमानी करते हैं, न सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। इसके लिए आज़ाद नहीं है, सबको जो है कानून का पालन करना होता है। तो कुछ बुनियादी नियम है किसी शासन व्यवस्था में जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना होता है, और ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, संविधान, संविधान कहलाता है। आगे भी देखो, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यहाँ से आप संविधान के बारे में जानोगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून है, और वो संविधान जो है देश के नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, इन सब के लिए जो है अपने अधिकार, सीमित अधिकार उनको देता है और उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है कि आपको जो है अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करना है, कौन से कर्तव्यों का पालन करना है। सरकार चलानी है तो आपको किन कानूनों का पालन करना होगा, ये सारा किसमें होता है, संविधान में। और संविधान ही जो है शासन, अच्छा संविधान ही जो है एक अच्छी शासन व्यवस्था को विकसित करता है। तो ये आप पूरा ध्यान में रखोगे, अंडरलाइन कर लो संविधान के लिए। अब देखो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। ये तो संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। अब देखो हम इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इसमें हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र का जो संवैधानिक स्वरूप है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, संवैधानिक है। संविधान के अनुसार कार्य करती है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। तो इसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि लोकतंत्र में संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में मिलेगा हमें। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम उन बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। संविधान में खूब संशोधन हो गए हमारे भारतीय संविधान में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो आगे, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा हमें, इसी पाठ में, ये सारे प्रश्न। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ
और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा प्रदान करता है। यहाँ भी अंडरलाइन कर लो आप। हम पहले इसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उदाहरण के तौर पे हमें बताया गया है इसमें कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जो है संघर्ष किया और उनका अपना संविधान बना। दक्षिण अफ्रीका भी हमारी तरह ही जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था। वहाँ पर भी गोरे लोगों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, और वो किस तरह उन पर अत्याचार करते थे और उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उनसे आज़ाद हुए और अपने संविधान का निर्माण किया। फिर हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो देखो पहले उदाहरण देकर हमें बताया गया है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। अपना संविधान यानी अपने देश में अपने ही नियम होने चाहिए, क्योंकि अपने ही देश के लोगों को पता है कि हमें कौन से नियमों की जरूरत है, दूसरों को क्या पता। देखो ये तस्वीर देखो किसकी है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज सरकार थी उनको गोरे लोगों की सरकार कहा जाता है, वहाँ गोरे काले ही है क्योंकि वहाँ रंग भेद नीति है। तो उस सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष किया और 28 वर्षों तक जो है ये जेल में रहे, इनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ से भी ये जो है लोगों का नेतृत्व करते रहे और किस तरह से जो है अपने देश को आज़ाद करवाया और एक संविधान का अच्छे संविधान का निर्माण करवाया। तो ये नेल्सन मंडेला है, इनके शब्द है ये, इन्होंने कहा है मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इस आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये किसके शब्द है, नेल्सन मंडेला के, जिन्होंने अपने देश में जो है गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ, यानी गोरे कौन, अंग्रेज सरकार के प्रभुत्व के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए और समान अवसर होने चाहिए, क्योंकि गोरे लोग जो है काले लोगों को, उनको दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों को तो बिल्कुल कुछ भी अधिकार नहीं देते थे, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था बेचारों के साथ, उनके साथ उनके ही देश में। देखो ये नेल्सन मंडेला का कथन है, ये कथन, ये जो कथन अभी पढ़ा हमने ये उनका है। जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। 1964 में ही जो है नेल्सन मंडेला को और उनके साथ वाले जो है 7 अन्य नेताओं को 1964 में ही सजा दे दी। किसके विरुद्ध, कि जो है गोरे लोगों की जो शासन व्यवस्था, रंग भेद नीति के आधार पर वहाँ शासन व्यवस्था थी, गोरे काले का भेद, इसका जो है उन्होंने क्या किया, विरोध किया, सरकार का देशद्रोह किया, यानी जो सरकार है उसका विरोध किया। इसके जो है देशद्रोह में उनको जो है आजीवन कारावास की सजा दे दी। किसको, नेल्सन मंडेला को। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। ये प्रश्न है, छोटा प्रश्न बनेगा यहाँ पे, नेल्सन मंडेला को कौन सी जेल में रखा गया, तो रोबेन द्वीप की एक जेल है उसमें रखा गया। कितने वर्षों तक रखा गया, 28 वर्षों तक। और उनको जेल में कब डाला गया, 1964 में, आया ना इधर, 1964 में उनको और उनके साथियों को, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखोगे आप। 64 में उनको जेल में डाला गया। जेल कौन सी थी, रोबेन द्वीप की एक भयावह जेल थी। जेल में कितने वर्षों तक रहे, 18 वर्षों तक। ठीक है, अब देखो आगे, ये एक पोस्टर है, ये जो क्या है, पोस्टर है ये। इस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है देखो, रंग भेद दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, खतरा, पहले तो क्या लिख दिया साइन बोर्ड पे, खतरा, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे
तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा और हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। यानी कोई भवन है उनका गोरे लोगों का, तो जो है श्वेत लोगों के लिए, काले लोगों के लिए ये जो है निर्देश रखा गया है कि खतरा, यहाँ मत आना, और अगर आ गए तो गोली मार दी जाएगी। अपने ही देश में लोगों की ये स्थिति थी। देखो आगे, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। ये जो रंग भेद की सरकार कहाँ थी? दक्षिण अफ्रीका में। अब उसके खिलाफ संघर्ष कैसे किया? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। कहाँ चली है रंग भेद नस्ल भेद की सरकार? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप आने व्यापार करने 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह किस तरह जैसे भारत को बना लिया था, उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। जैसे भारत में यूरोपीय वही थे, इंग्लैंड वाले यूरोप महाद्वीप के हैं वो, तो जैसे हमारे भारत को गुलाम बना लिया वैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी हथियारों और जोर जबरदस्ती से क्या किया? गुलाम बना लिया। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। उस समय हमारा भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया। तब जो है भारत से भी कई अंग्रेज लोग, जो गोरे लोग, भारत से भी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका ही चले गए, वहीं जाके बस गए और वहाँ पर पूर्ण, हमारा देश तो उपनिवेश ही था खाली इंग्लैंड का, उन्होंने जो है अपना शासन व्यवस्था ही वहाँ पर स्थापित कर ली, अपने हाथों में ले लिया शासन ही। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखो, रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। काले गोरे का भेद था ना, उनके काले रंग की चमड़ी थी उनको, और कुछ जैसे अपने भारतीय वहाँ चले गए थे और कोई लोग थे तो उनको रंगीन चमड़ी वाले कह दिए, और जो ज्यादा काले थे उनको अश्वेत कह दिया। देखो आगे, उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया वहाँ पे। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा गया। उनकी आबादी, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 3/4 लोग है वो काली चमड़ी वाले, तो उनको क्या कहा गया? अश्वेत। और अंग्रेज कौन थे? श्वेत। गोरे थे ना, उनको श्वेत, और काले रंग वालों को अश्वेत कहा गया। काले रंग की चमड़ी वालों को अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा गया। भाई काले चमड़ी वाले थे वो तो अश्वेत, और अंग्रेज थे वो श्वेत, ठीक है। और उसके अलावा जो थे, जैसे हमारे भारतीय थे या और कोई महाद्वीप के लोग वहाँ थे, उनको जो है क्या कहा? रंगीन चमड़ी वाले। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कितनी चमड़ी वाले हो गए? श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काली चमड़ी वाले, और अन्य जो थे वो रंगीन चमड़ी वाले। रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और भारत से गए लोग भी थे उसमें, किसमें थे भारत से गए लोग? रंगीन चमड़ी वालों में। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे, ये अंडरलाइन कर लो। सबको जो है हीन दृष्टि से देखते थे कि हम ही श्रेष्ठ हैं और ये तो इंसान ही नहीं है, जानवरों जैसा व्यवहार करते थे उनके साथ, छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, अपने ही देश में उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से क्या थी? दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। गोरे लोग जहाँ रहते थे वहाँ वो जा ही नहीं सकते थे, परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। ये सारा उनके लिए अलग थे, गोरों लोगों के लिए ये सब सारी चीज़ें, और काले लोगों के लिए जो थे उनके लिए, अश्वेत जो थे उनके लिए अलग थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था, यानी वो छूना भी पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीजें उनके लिए अलग और गोरों के लिए अलग थी। सारी चीजें कौन सी? ये सारी जो हमने देखी। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे।
अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। अपने ही देश में उन अश्वेतों को जो है अपना संगठन बनाकर भाई अपनी मांग रखी सरकार के सामने, इसका अधिकार भी नहीं था। और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार जो उनके साथ अनिति अमान्य व्यवहार जो किया जाता था उसका विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। चुपचाप सहते रहो उनका उनके अत्याचार को, ऐसा था। आगे देखो 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। कब से प्रयास चालू कर दिया उन्होंने? 1950 से जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, जो अश्वेत काले तो वहीं के थे दक्षिण अफ्रीका के, रंगीन चमड़े वाले जैसे हमारे भारतीय या और कहीं से आकर वहाँ बसने वाले लोगों ने, उन्होंने जो है क्या कर दिया, इस रंग भेद नीति वाली शासन व्यवस्था का जो है इसके खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। विरोध प्रदर्शन हड़तालें ये जो करने लगे और अफ्रीका के जो नेशनल कांग्रेस के झंडे तले सभी एकजुट हो गए। कब से? 1950 से, याद रखोगे। आगे देखो, इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ये भी ध्यान रखोगे, मजदूर संगठन भी थे और एक पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इन अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, इसका नाम याद रखोगे, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस संगठन था इनका, के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। किसने? बेचारे कोई दयावान थे ना गोरे लोग, अंग्रेज, वो उन्होंने भी जो है इनका साथ दिया। किसका? ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस संगठन था। और इसमें कौन लोग थे? वो अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले ये लोग आए और उन्होंने इस संघर्ष की में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों में रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। लेकिन उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने, इस पे भी अंडरलाइन कर लो, खूब विरोध किया। कुछ अंग्रेज भी इनके साथ शामिल हो गए। और जो अफ्रीका की वो पार्टी थी, कौन सी? नेशनल कांग्रेस जो थी ना, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, इनके ये एक संगठन बनाकर उन्होंने विरोध किया, लेकिन गोरी सरकार ने कुछ भी नहीं सुना। और अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले जो लोग थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगे कर रहे थे, जो उन लोगों की क्या कर दी? हत्या कर दी, उनको सरे बाजार मरवा दिया और उनका दमन कर दिया। लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपने शासन को क्या रखा? जारी रखा। अब आगे देखेंगे अपन, इसमें ये नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त करना कहीं, ये पुस्तक का नाम है उनकी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी प्रश्न बनेगा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, उन्होंने जो है इस अत्याचार को अपने आत्मकथा यानी अपने अनुभव लिखे हैं उन्होंने, तो ये ध्यान रखोगे उनकी आत्मकथा का नाम। और उनके बारे में कहीं आपको मिले नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में तो पढ़ोगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आएगा अपना एक नए संविधान की ओर। अब जो है इस तरह विरोध हो रहा था और गोरी सरकार सुन नहीं रही थी कुछ भी, तो लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया और कैसे जो है एक नया संविधान उन्होंने बनाया, ये अगले वीडियो।